हेलो। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हेलो। अनिल त्रिपाठी जी। हेलो। 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 अनिल त्रिपाठी जी, आप क्या सुन रहे हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विज्ञान संचारकों के इस समूह में, साइंस कम्युनिकेटर के इस ग्रुप में आज हम फिर एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन का विकास कैसे हुआ। आज की इस चर्चा में हम इसी विषय पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। विज्ञान संचारकों के इस समूह में आज की चर्चा का विषय है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन का विकास कैसे हुआ। मैं अपने दौलनी ब्रह्मांड के हिसाब से के अनुसार पूर्व में अपने सिद्धांत के अनुसार समझाता रहा हूं कि दोलनमय ब्रह्मांड के अनुसार सृजन कैसे होता है, आकाशीय पिंड कैसे बनते हैं और किस प्रकार से वो नष्ट हो जाते हैं। आज की इस वार्ता में हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में जीवन अस्तित्व में कैसे आया और जीवन किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, कैसे अस्तित्व में आता है, कैसे विकसित होता है। इस चर्चा में हम बता दें कि आज तक जितने सिद्धांत हुए हैं उनसे हमारा विषय बिल्कुल अलग है। हमारा टॉपिक जो है जीवन की उत्पत्ति और जीवन का विकास एक नए तरीके से हम समझा रहे हैं और अपने दोलन में ब्रह्मांड के हिसाब से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सृजन कैसे होता है, जीवन कैसे अस्तित्व में आता है। अब तक ये मान्यता है कि जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी, ये इस प्रकार से 6 सिद्धांतों के अनुसार ये बताया जाता रहा है कि जीवन का अस्तित्व आया। आज हम अपने इस चर्चा में बता दें कि जैसे कि हम पहले कहते रहे हैं कि सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ, सौर मंडल कैसे बना, तारे कैसे बनते हैं और ग्रह कैसे बनते हैं, उसी के अनुसार हम नए तरीके से जीवन की उत्पत्ति और जीवन के विकास पर चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड जो है वो जब ट्विस्ट होता है, टाइट होता है, कसता है,
तो उसके केंद्र पर एक बहुत बड़ा भीम का पिंड बनता है, उसको मैं ब्लैक होल कहता हूं। ये ब्लैक होल समय के साथ में स्थिर नहीं रहता और इस तरह से वो दूसरे तारों में कन्वर्ट होता है और ये तारे सिकुड़ते जाते हैं और दूसरे तारों में बदलते जाते हैं, कन्वर्ट होते जाते हैं और दूसरे तारों में कन्वर्ट होते हुए ये दूसरे तारों में कन्वर्ट होते हुए अंततः एक स्थिति ऐसी आती है जब ये सूर्य की अवस्था को ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नेबुलर हाइपोथेसिस को हम स्वीकार नहीं करते, यानी नेबुलर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। कैसे गलत है इस पर अलग से चर्चा की जाएगी और पूर्व चर्चा के क्रम में उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी क्रमागत श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि जीवन का अस्तित्व कैसे आया, कैसे उत्पत्ति हुई। तो हमारा जो सूर्य है गैस डस्ट पार्टिकल के द्वारा नहीं बना और इस प्रकार से एक नेबुला के तरह से गैस डस्ट पार्टिकल इकट्ठे नहीं हुए और इस तरह से एक एक्रीशन में जो पदार्थ टकराने से ग्रहों का जन्म नहीं हुआ। ग्रहों का जन्म किस तरह से होता है इस पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं और फिर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो सूर्य है वो एक भीम का एक तारा था, उससे भी बड़ा तारा था, उससे भी बड़ा तारा था और इस तरह से जब वो सिकुड़ता गया तो उसके चारों ओर परिक्रमा करते ग्रह भी सिकुड़ते गए। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी जो है या सौरमंडल के सभी ग्रह जो है पहले बड़े थे और बड़े थे और बड़े थे और बड़े आकार में थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये सभी बड़े आकार में थे। यदि सौरमंडल के अतीत में जाएं तो ये सभी ग्रह बड़े भीम का आकार में थे और पीछे जाएं तो ये गैस दानव थे, ये तारे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी के जन्म का तरीका जो हम बता रहे हैं, आज तक जो बताया जाता है कि सूर्य के एक्रीशन में पदार्थ के टकराते जाने से, क्षुद्र ग्रहों के टकराते जाने से इस तरह से ग्रह बने और पृथ्वी का भी जन्म इसी तरह से हुआ। हम ये कहते हैं कि पृथ्वी का जन्म इस तरह से नहीं हुआ। पृथ्वी का जन्म का वास्तव में जो तरीका है वो ये है कि पृथ्वी पहले बड़ी थी और बड़ी थी, सुपर आर्थ थी, मिनी नेपच्यून थी, मिनी नेपच्यून से भी बड़ी थी नेपच्यून थी, नेपच्यून से भी बड़ी थी यूरेनस थी और यूरेनस से भी बड़ी थी और वो एक सैटर्न की तरह थी, एक गैस दानव ग्रह की तरह थी, इसी तरह से और बड़ी थी। तो इस प्रकार से बैक में चलते जाएं, इसके सेलेस्टियल हिस्ट्री यानी ब्रह्मांडीय इतिहास की तरफ बढ़ते जाएं तो पृथ्वी एक समय भीम का एक तारा थी, सूर्य थी, तारा थी। इस तरह से वो ब्रह्मांड में पृथ्वी का जो जन्म हुआ एक ब्लैक होल के रूप में हुआ। जब ब्रह्मांड ट्विस्ट होता है, टाइट होता है, कसता है, तो उसके सेंटर में एक ब्लैक होल बनता है। वो ब्लैक होल धीरे धीरे तारों में कन्वर्ट होता है। तारे जो है धीरे धीरे गैस दानव ग्रहों में बदलते हैं और गैस दानव ग्रह धीरे धीरे रॉकी प्लैनेट में बदलते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्तमान में बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, वो भविष्य में रॉकी ग्रह में बदलेंगे, रॉकी ग्रह में परिवर्तित होंगे। तो बृहस्पति जो है वो अनंत काल के लिए बृहस्पति ग्रह की अवस्था में ही नहीं रहेगा और शनि जो है वो अनंत काल के लिए शनि ग्रह की अवस्था में नहीं रहेगा। इसी प्रकार से शनि है
यूरेनस है, नेपच्यून है। इस जैसे पृथ्वी का जन्म जो होता है, इसी तरह से इसी क्रम में रासायनिक बदलाव होते जाते हैं। यानी बृहस्पति ग्रह में जो बदलाव होते हैं वो रासायनिक बदलाव धीरे धीरे कार्बनिक मॉलिक्यूल को उत्पन्न करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे बायोकेमिकल प्रोग्रेस होती है एक ग्रह की। और इस तरह से वो जब शनि में कन्वर्ट होता है, फिर यूरेनस में कन्वर्ट होता है, फिर नेपच्यून में कन्वर्ट होता है, फिर मिनी नेपच्यून, फिर सुपर 8 और इस तरह से पृथ्वी में परिवर्तित होता है, तो धीरे धीरे हमारे इस पृथ्वी पर रासायनिक यौगिकों का विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि जो AI ऑपेरिन ने बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई इस तरह से कर रहे हैं कि हम पृथ्वी के जन्म का एक नया तरीका बता रहे हैं। यानी पृथ्वी का जन्म जो है नेबुलर हाइपोथेसिस से नहीं हुआ और एक से दूसरे में कन्वर्ट होने से हुआ। तो बृहस्पति अनंत काल के लिए बृहस्पति ग्रह ही नहीं रहेगा, या शनि ग्रह जो है वो अनंत काल के लिए शनि ग्रह ही नहीं रहेगा। यूरेनस नेपच्यून में भी यही स्थिति है। एक समय बाद में इनमें रासायनिक परिवर्तन होंगे और इनमें बायोकेमिकल और इवोल्यूशन होगा और धीरे धीरे इन ग्रहों का विकास होगा। कहने का मतलब यह है कि जब बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर 8 से अर्थ इस प्रकार से परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार से एक रॉकी ग्रह का परिवर्तन से महाद्वीप और महासागर बनते जाएंगे। पानी की उत्पत्ति होगी, वायुमंडल की उत्पत्ति होगी और इसी क्रम में ओजोन लेयर भी बनेगी और इसी क्रम में धीरे धीरे जीवन का अस्तित्व आना शुरू होगा। यानी कि हम AI ऑपेरिन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और जीवन का अस्तित्व किसी प्रकार से अंतरिक्ष से नहीं हुआ था, किसी धूमकेतु के से बैक्टीरिया आकर के धरती पर गिरे, ऐसा नहीं हुआ था और वो विकसित हुए और इस तरह से जीवन का विकसित रूप आपके सामने आया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हम AI ऑपेरिन की थ्योरी को एक नए रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि वास्तव में जीवन कैसे सृजन हुआ, कैसे विकसित हुआ और बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि AI ऑपेरिन ने जो सिद्धांत दिया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और बृहस्पति के शनि में, शनि के यूरेनस में, यूरेनस के नेपच्यून में, नेपच्यून के सुपर 8 में और इस तरह से धीमी गति से रासायनिक विकास हुआ और इस तरह से जीवन का विकास हुआ। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नासा का केपलर मिशन जो ये करीब 3000 के करीब ग्रहों की खोज कर चुका है और भी ग्रहों की खोज हो रही है, यदि उन सभी ग्रहों को एक कड़ी में रखें, एक क्रम में रखें, एक श्रृंखला में रखें, तो पता चलता है कि पृथ्वी के जन्म का तरीका जब अलग हो गया, भिन्न हो गया, एक अलग तरह से पृथ्वी का जन्म का तरीका सामने आता है, तो जीवन की उत्पत्ति का तरीका भी सामने आता है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी के जन्म के इस नए तरीके से जीवन की उत्पत्ति एक नए तरीके से हुई। यानी जीवन कैसे सृजन हुआ, कैसे अस्तित्व में आया, इसी पर आज का हमारा टॉपिक है। और इस तरह से जो जीवन उत्पन्न हुआ, धीमी गति से जीवन का सृजन हुआ और इस रूप में कैसे आया, मैं पूर्व में चर्चा करता रहा हूं कि हमारे इस ग्रह पर अनेक चीजें कॉमन हैं। इस ब्रह्मांड में भी कई चीजें कॉमन हैं, जैसे DNA की डबल हेलिक्स, आकाश गंगाओं की सर्पिल आकृति, चक्रवात, इसी प्रकार से समुद्र की सीप, सूर्यमुखी का फूल, इन सभी में एक प्रकार का जैसे जो बताया जाता है कि फिबोनाची नंबर के हिसाब से होता है, एक ट्विस्टिंग होता है।
वास्तव में ये सर्पिल आकृति का राज क्या है, ये कॉमन शेप कहाँ से आई। हमारा ये ब्रह्मांड ट्विस्ट और टाइट होता है और कसा जाता है, और इसी प्रकार से आकाशीय पिंड भी जो है ट्विस्ट होते हैं, टाइट होते हैं, कसे जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस प्लेनेट पर जैसे कई फल हैं, उनकी विशेष आकृति होती है, कई सब्जियां हैं, कई फल हैं, कई पेड़ों के पत्ते हैं, बीज हैं, उनकी स्पेशल शेप होती है। ये आकृति क्यों है? फलों, बीजों और की सभी की सब्जियों की आकृति ऐसी क्यों है? फूल क्यों ट्विस्ट होते हैं? फाइलोटैक्सी क्यों होता है? इन्फ्लोरेसेंस क्यों होता है? और पेड़ों में ब्रांचिंग ऑफ लीव्स और ब्रांचिंग ऑफ स्टेम देखते हैं हम कि पत्तों का शाखन ऐसे क्यों होता है, तनों का शाखन ऐसे क्यों होता है। इस सब के पीछे क्या कारण है? वास्तव में क्या है कि एक कॉमन ज्योमेट्रिकल आकृति जो सारे इस ब्रह्मांड में अस्तित्व रखती है, जो इस सारे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, प्रतिकण और सभी में इस आकृति का अस्तित्व है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैमल्स है, ऑर्थोपोडा है, सिलेंटेटा है, रेप्टिलिया है, सभी के बॉडी का एक विशेष प्रकार का पैटर्न है, उनका एक विशेष प्रकार की आकृति है। जैसे हम ये पढ़ते आए हैं शुरू से कि हमारे हाथ, इसी प्रकार से चमगादड़ के पंख, इसी प्रकार से कछुए का पैर, हाथी का पैर और मक्खी का पंख, इस तरह से हम देखते हैं कि एक हमारे कंकाल की एक विशेष प्रकार की आकृति है। हमारा जो स्केलेटन है, बॉडी स्केलेटन है मैमल्स का, ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया, सभी का एक हमारे इस शारीरिक संरचना एक विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना है। ये शारीरिक संरचना कहाँ से आई? तो मैं ये कहूँगा कि हमारे इस धरती पर एक यूनिवर्सल ज्योमेट्री, कॉमन ज्योमेट्री, एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री जो ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है, अंततः हमारे इस ग्रह के प्रत्येक कण में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, परमाणु में और मॉलिक्यूल में, इस प्रकार से होते हुए सेल में, सेल से टिश्यू में, टिश्यू से फिर ऑर्गन में प्रकट हुई। यानी कि जर्नी ऑफ ए ज्योमेट्री, इस प्रकार से ब्रह्मांड की एक ऐसी ज्योमेट्री की यात्रा हम बता रहे हैं जो अंततः हमारे इस ग्रह के प्रत्येक सजीव में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वनस्पति में इस प्रकार से प्रकट होती हुई सामने आई। तो जीवन की उत्पत्ति और जीवन कैसे विकसित हुआ, ये एक बहुत लंबी कहानी है जो एआई ऑपरेशन की थ्योरी को हमें थोड़ा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड की आकृति को हम शुरू से बता रहे हैं दोलनीय ब्रह्मांड के हिसाब से कि ब्रह्मांड का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो है कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। इसके पीछे हमारा वैज्ञानिक तर्क ये है कि सभी ग्रह और सभी तारे जो है उनमें मैटर का डिवीजन जो है वो लेड फॉर्म में है, और उनका लेड फॉर्म कंसेंट्रिक नहीं है, यानी समकेंद्रित नहीं है, बल्कि कन्फोकल है, ऑब्लेट शेप के हैं। सभी तारे, सभी ग्रह जो है ऑब्लेट शेप के हैं। जब हम ऑब्लेट शेप को साथ में हम ये भी कहते हैं कि वो लेड फॉर्म में है, तो वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर उनका है। तो हमारे पृथ्वी का जो मूल ज्यामिति संरचना है वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। इसी प्रकार से हमारे जो सूर्य और तारे हैं, ब्लैक होल है, ब्रह्मांड है, सभी का जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। यही ज्योमेट्रिकल शेप अंततः हमारे इस ग्रह के प्राणियों में, सभी प्रकार के जीव जंतुओं में,
सभी प्रकार के वनस्पतियों में, सभी प्रकार के फलों में, सभी प्रकार के जीव जंतुओं में, यानी सजीव जगत में इस प्रकार से उभर कर और इस प्रकार से सर्जित होकर के अस्तित्व में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि जीवन का सृजन कैसे हुआ और जीवन का अस्तित्व कैसे आया, जीवन कैसे बना। तो वास्तव में क्या है कि जैसा कि मैं ये दोहराता रहा हूं कि नेबुलर हाइपोथेसिस के आधार पर जिस तरह से आज तक समझाया जाता रहा है कि हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ और इस प्रकार से ग्रह बने, मैं उसको एकदम रिजेक्ट करता हूं। इसको रिजेक्ट करने के पीछे कारण ये है कि नासा का केपलर मिशन अनेक ग्रहों की खोज कर चुका है और अनेक ग्रह खोजे जाते जा रहे हैं और भविष्य में और भी ग्रह खोजे जाएंगे। जब उन सभी को क्रमागत ढंग से रखे जाएंगे, अध्ययन किया जाएगा, उनकी ग्रेविटी है, उनका मास है, उनका मैग्नेटिक फील्ड है, उनका वॉल्यूम है, उनका रेडियस है, जब उनको एकदम सीक्वेंस में देखा जाएगा, उनको एक क्रमागत श्रृंखला में देखा जाएगा, तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि वास्तव में बृहस्पति से बड़े ग्रह मिले हैं और सूर्य और बृहस्पति के बीच में अनेक ग्रह मिले हैं। तो हमारा बृहस्पति है जो इस एक प्रकार से फेल्ड स्टार की तरह व्यवहार करता है, ऐसा खगोल शास्त्रियों का कहना है। इसी प्रकार से बृहस्पति और शनि के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, शनि और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं और नेपच्यून सुपर आर्स के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं। इन सभी को एक क्रम में रखिए, इनको एक क्रमागत ढंग से अध्ययन कीजिए। जब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो पृथ्वी के जन्म का तरीका अगर नया है, ये इस तरह से पृथ्वी जन्म लेती है, तो फिर सोचिए कि जीवन कैसे अस्तित्व में आया, कैसे जीवन विकसित धीमी गति से हुआ, कैसे महाद्वीप और महासागर बने, कैसे पानी का अस्तित्व आया, कैसे ओजोन लेयर बनी, कैसे वायुमंडल बना। तो धीमी गति से इस प्रकार से जो कन्वर्जन होता रहा, क्योंकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून इस तरह से जो क्रमागत परिवर्तन चलते हैं, इसी क्रमागत परिवर्तन की कड़ी में धीमी गति से बायोकेमिकल इवोल्यूशन होता है। यानी कि हम एआई ऑपेरिन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको नए तरीके से समझा रहे हैं कि पृथ्वी के जन्म के इस नए सिद्धांत के अनुसार अगर ये देखा जाए तो वास्तव में जीवन की उत्पत्ति इस रूप में हुई। और जीवन इस रूप में कैसे आया, यानी मैमल्स, ऑर्थोपोडा, सीलेंटेटा, रेप्टिलिया, सभी प्रकार के जीव जंतु और रेंगने वाले प्राणी और इस प्रकार से हवा में उड़ने वाले प्राणी, सभी उनका कंकाल ऐसा क्यों है? वास्तव में अंतरिक्ष से जीवन नहीं आया। पेनिस्पियर थ्योरी जो है, या अंतरिक्ष से कोई धूमकेतु पास से निकला और बैक्टीरिया पृथ्वी पर गिरे और इस प्रकार से धीमी गति से उसने उससे क्या है कि विराट रूप में क्या है कि जीवन अस्तित्व में आया, ऐसा संभव नहीं है। तो वास्तव में जीवन कैसे बना, जीवन कैसे इस रूप में आया, एक नए रूप में हम परिभाषित कर रहे हैं कि आज तक जो 6 थ्योरीज दी गई है, आज तक जो 6 सिद्धांत दिए गए हैं कि जीवन इस तरह से क्या है कि बना था, हम ये भी बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस कैसे आती है, चेतन जगत का अस्तित्व कैसे आता है, आखिर सजीव जगत कैसे अस्तित्व में आया। तो जो सूर्य है उससे बड़े तारे हैं, उनसे भी बड़े तारे हैं और भीमकाय तारे हैं। तो इस तरह से ये तारे क्या है कि धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं एक दूसरे में। यानी सूर्य पहले और बड़ा था, हमारा संपूर्ण सौर मंडल बहुत बड़ा था, भीमकाय था, इसके ग्रह भी बड़े बड़े थे और इसके चंद्रमा भी बड़े थे। कहने का मतलब यह है कि हम इस सौर मंडल के अतीत में जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन इस रूप में कैसे आया, कैसे विकसित हुआ। तो एक कोशिकीय हम इसको सपोर्ट तो करते हैं कि एक कोशिका से इस तरह से जीवन
अस्तित्व में आया। लेकिन हमारा तर्क ये है कि वास्तव में जीवन जो है, हम अगर खगोलीय स्थिति देखें कि वास्तव में हमारा सौरमंडल का अतीत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे सभी ग्रहों का पूर्व इतिहास क्या है। और जब नासा के केपलर मिशन के सभी ग्रहों को क्रमागत ढंग से अध्ययन किया जाता है और अभी भी कई ग्रह खोजे जा रहे हैं और भविष्य में ना जाने कितने ग्रह खोजे जाएंगे और कितने ग्रहों का पता चलेगा, तो कहने का मतलब यह है कि कंपैरिजन करना होगा। आपको ग्रहों का कंपैरिजन करना होगा, चंद्रमाओं का कंपैरिजन करना होगा, तारों का कंपैरिजन करना होगा। आज तक ऐसे कई वीडियो हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं कि जिसमें तारों का कंपैरिजन होता है, ग्रहों का कंपैरिजन होता है और इसी प्रकार से चंद्रमाओं का कंपैरिजन होता है। तो हम यहाँ पर एक उन कंपैरिजन के बेस पर कि वास्तव में अगर इन सभी को एक क्रमागत ढंग से देखें तो जीवन धीमी गति से एक गैस दानव ग्रह रॉकी प्लैनेट में बदलता है। और रॉकी प्लैनेट वो है, उस पर महाद्वीप और महासागर बनते हैं, उस पर वायुमंडल बनता है, उस पे पानी उत्पन्न होता है। इस तरह से धीमी गति से चलते चलते जीवन का अस्तित्व आता है। तो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात चल रही है, तो इसमें हम एआई ओपिनियन के इस सिद्धांत को मॉडिफाई करके हम इसको और बैक में ले जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का जन्म जो है 4.6 बिलियन वर्ष पहले नहीं हुआ था। ये जो आयु बताई जाती है, क्योंकि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति का जो आयु है, जो बताया जाता है कि 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल बना और इस प्रकार से धीमी गति से क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार से चंद्रमाओं की उत्पत्ति हुई। और ऐसे नहीं हुआ था। चंद्रमा की उत्पत्ति थिया नाम के किसी पिंड के पृथ्वी से टकराने से नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम बृहस्पति के 79 चंद्रमा और शनि के जो 82 चंद्रमा है, यूरेनस नेपच्यून के चंद्रमा है, दूसरे ब्रह्मांड के चंद्रमा है, तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे, इसके लिए कोई तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक भिन्न तरीके से हम जीवन की उत्पत्ति और विकास को समझा रहे हैं। तो अब तक जिस तरह से ये जो सिद्धांत दिए गए हैं, तो आपको मैं एक बात और आगे बताना चाहूँगा कि हमारा जो बॉडी स्केलेटन है, हमारा कंकाल है, 2 हाथ 2 पैर, ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहाँ से आया? आखिर इस प्रकार से ये जो ज्यामितीय संरचना है हमारे शरीर की, मैमल्स की, ऑर्थोपोडा की, सिलोन्टेटा की, रेप्टिलिया की, सभी की ये ज्यामितीय आकृति कैसे बनी? तो जो ब्रह्मांड के रग रग में है, कण कण में है, क्योंकि ट्विस्टिंग हो रहा है, ब्रह्मांड कस रहा है, एक स्प्रिंग की तरह कसता है और ट्विस्ट होता है, टाइट होता है। इसी प्रकार से तारे भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, ग्लून सभी ट्विस्ट होते हैं, टाइट होते हैं। और इस प्रकार से उनकी जो ज्यामितीय संरचना है वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का मतलब यह है कि हमारा जो सूर्य है, तारे हैं, ग्रह हैं, उनका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो अभी मैंने पहले कहा, वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। ऑब्लेट का मतलब अंडाकार और कन्फोकल का मतलब अलग अलग लेयर के रूप में। तो वही ज्यामितीय संरचना जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी की, और इस प्रकार से परमाणु की ज्यामितीय संरचना भी जो है कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। तो इस प्रकार से इस चित्र को अगर आप देखें, देखिए आपके सामने ये चित्र है कि हमारे जो चारों ओर ये जो इस प्रकार से एक बताया जाता है कि इस प्रकार से एक संरचना होती है। तो ये संरचना नहीं है हमारे चारों ओर। वास्तव में हमारा शरीर जो है वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड संरचना का है। और परमाणु का स्ट्रक्चर हो, चाहे परमाणु का स्ट्रक्चर हो, इस प्रकार से परमाणु का स्ट्रक्चर जो है वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा कंकाल जो है
वो इस प्रकार से एक प्रकार का कनफोकल ऑब्लेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का है। इस तरह से हमारा जो शरीर है, हमारा जो मैमल्स का आकृति है, वो इस प्रकार से क्या है कि कनफोकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का है। अगर आप तितली को देखें या ऑर्थोपोडा के और चीज़ों को देखें, देखिए ये शेप क्यों है, ये शेप, ये आकृति किस कारण से आई। और ये आकृति बहुत एक लंबी यात्रा है ब्रह्मांड के कनफोकल ज्योमेट्रिकल। देखो, एक पेड़ के चारों ओर जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है वास्तव में। और इस तरह से क्या है कि एक संरचना जो एक होती है पेड़ की, और इस तरह से हम और आगे चलते हैं तो फलों की, सब्जियों की, जो ये पेड़ों की जो ये आकृति है, तो ये आकृति कहाँ से आई, ऐसी आकृति का कारण क्या है। दुनिया में ऐसी बातें करने वाले और भी वैज्ञानिक हैं, मैं बता रहा हूँ आपके सामने। देखिए, सेब की आकृति ऐसी क्यों है, इसी प्रकार से अनार की ऐसी क्यों है, पाइनएप्पल की क्यों है, इसी प्रकार से दूसरे सब्जियों फलों की ऐसी क्यों है। मुख्य कारण ये है कि जो ज्यामितीय आकृति इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, परमाणु में, इस प्रकार से मॉलिक्यूल में इस प्रकार से धीमी गति से चलते हुए वो आज ज्यामितीय संरचना अंततः हमारे क्या है कि बॉडी में प्रकट हुई। और इस प्रकार से हमारे शरीर के चारों ओर जो आभा मंडल होता है, हमारे शरीर के चारों ओर इस प्रकार से ध्यान के समय जो इस प्रकार से, तो ये वास्तव में हमारे शरीर का जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, और जो मैमल्स, ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, रेप्टिलिया, सभी में ये इस प्रकार का एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो वास्तव में क्या है कि जो ओम नाम का कंपन होता है, इस प्रकार से क्या है कि वाइब्रेशन होता है, इस प्रकार से ब्रह्मांड में कंपन होता है। तो वास्तव में ब्रह्मांड कसता है और खुलता है, और इस प्रकार से क्या है कि दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस, चेतन जगत का अस्तित्व कैसे आता है, धीमी गति से कैसे अस्तित्व में आता है। तो ब्रह्मांड जो है वो दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में जब ऑसिलेट करता है, कसता है, तो उसमें ब्लैक होल बनते हैं। वो ब्लैक होल धीरे धीरे तारों में बदलते हैं, तारे धीरे धीरे क्या है कि दूसरे तारों में बदलते हैं, छोटे तारों में बदलते हैं। इस तरह से धीमी गति से ग्रहों में बदलते हैं, ग्रहों से फिर रॉकी प्लैनेट में बदलते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो है वो एक लॉन्ग जर्नी है, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है कि वास्तव में जीवन कहाँ से, चेतन जगत का अस्तित्व कहाँ से आया। तो वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा अंततः पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व आया। तो हमारे, अगर हम कहें सूर्य क्या सजीव है या तारे सजीव है, सभी में इस प्रकार से तारों में, सूर्य में इस प्रकार से धीरे धीरे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरआर्थ से अर्थ में इस प्रकार से धीमी गति से हमारे चारों ओर ये इस प्रकार के से जो परमाणविक जीवन है, जो मॉलिक्यूलर लाइफ है, तो इस प्रकार से हमारे इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व आया। तो जीवन की उत्पत्ति जो आज तक तरीका बताया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जो ए.आई. ओपेरिन ने बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, जो इस प्रकार से केमिकल रासायनिक क्रिया के द्वारा इस तरह से धीमी गति से क्या है कि पृथ्वी पर जीवन आया। तो पृथ्वी पर जीवन बाहर से नहीं आया, किसी धूमकेतु से बैक्टीरिया आकर के या किसी कारण से बैक्टीरिया आकर के पृथ्वी पर नहीं पनपे, और ना ही किसी अन्य कारण से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? बृहस्पति में जो रासायनिक बदलाव हो रहे हैं, बायोकेमिकल चेंजेज हो रहे हैं, और इसी प्रकार से वो आगे चलते रहते हैं। शनि में और डेवलप होते हैं, यूरेनस में और डेवलप होते हैं, नेपच्यून, सुपरआर्थ में और डेवलप होते हैं। इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर जीवन का विकसित होते हुए आज जो हम देख रहे हैं, हमारे चारों ओर जो सजीव जगत को देख रहे हैं, वो इस रूप में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास जो है वो इस प्रकार से धीमी गति से हुआ, ना कि अब तक बताया जाता है जो। तो हम कहना ये चाहते हैं कि वास्तव में जीवन जो है वो क्या है कि इस प्रकार से आज तक जितने सिद्धांत हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, वो गलत है, बल्कि वो बेहद गलत है। और वास्तव में जीवन का अस्तित्व जो है
हम जो जिस तरह से मैंने समझाया है, जिस तरह से मैंने बताया है कि इस प्रकार से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ से अर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हुआ, इस प्रकार से जीवन का निर्माण हुआ, जीवन का अस्तित्व आया। अब आपको मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे पृथ्वी पर जो जीवन, जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वो मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में ही नहीं हुई, क्योंकि एक ही अफ्रीकन माता पिता से संपूर्ण मानव जाति का विकास नहीं हुआ, बल्कि संपूर्ण ग्रह पर अलग अलग स्थान पर मानव की उत्पत्ति हुई। और माता पिता की जो जन्म स्थली है वो अफ्रीका नहीं है, एक ही स्थान नहीं है। क्यों नए अनुसंधान ये बताते हैं कि विश्व इस पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ पर मनुष्य के उत्पत्ति के संकेत मिले हैं कि वहाँ पर भी हो सकता है। तो मनुष्य की उत्पत्ति, मानव का विकास जो है वो हम एक नए रूप में यहाँ पे बता रहे हैं कि मानव का विकास जो है वो क्या है कि वास्तव में अफ्रीका के जन्म स्थली नहीं है। अब दूसरी बात हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि देखिए आपके सामने ये एक चित्र है। इस चित्र में हम ये बता रहे हैं कि मनुष्य का जन्म जो है वो एक बंदर के रूप में नहीं हुआ। अब तक ये शोध के द्वारा बताया जाता है कि मनुष्य पहले बंदर था और बंदर से ऐसे डेवलप होते हुए, विकसित होते हुए आज वर्तमान स्थिति में है। मैं आपके सामने ये एक और दूसरा चित्र नीचे बताया मैंने कि पहले मनुष्य का आकार और साइज बहुत भीमकाय था, ऐसा शोध के द्वारा पता चला है। और सिकुड़ते तो फिर डार्विन की थ्योरी फिर कैसे सत्य हो सकती है कि इस तरह से जो बताया जाता है कि चिंपांजी जैसे बंदर, और इस प्रकार से धीरे धीमे बंदर से क्या है कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो वास्तव में मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस चर्चा में एक बताना चाहूँगा कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत जो है किस प्रकार से क्या है कि एक गलत संकेत करता है। तो मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ कि आप मुझे बताइए कि अगर कोई अमेरिका या यूरोप से कोई पक्षी आता है और एक भिन्न प्रजाति का है और वो अफ्रीका में पहुँच गया या इंडिया में पहुँच गया या दूसरे किसी स्थान पर पहुँच गया और दोनों पक्षियों के मिलन से एक नई प्रजाति बनी, तो इसमें प्रकृति का क्या रोल है? क्योंकि वो तो उन दोनों पक्षियों के कारण है, वास्तव में उनकी खुरापात है, उसके कारण ये उनके कारण क्या है कि ये एक नई प्रजाति बनी है। वास्तव में ये प्रजाति क्या है कि प्रकृति से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मैं कहता हूँ कि वो प्रजाति कमजोर भी हो सकती है, ताकतवर भी हो सकती है, बेकार कमजोर, तो विकासवाद नहीं कह सकते इसको। तो इसको डार्विन की थ्योरी जो कहती है कि विकासवाद होकर के एक नई प्रजाति जन्म लेती है। डार्विन कहते हैं विकासवाद के सिद्धांत में जो प्राणी योग्य और ताकतवर होते हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो प्राणी कमजोर और अयोग्य होते हैं वो प्राणी लुप्त हो जाते हैं, जबकि प्रकृति योग्य और अयोग्य सबको समान और बराबर अवसर प्रदान करती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है, ये सजीवों की या उन प्रजातियों की कारण है, उनकी खुद की है। तो हकीकत में तो वह प्रजाति अपनी गलतियों के कारण लुप्त हुई या अप्राकृतिक कारणों से लुप्त हुई। प्रकृति तो हर प्रजाति को जीने के भरपूर अवसर प्रदान करती है और जियो और जीने दो के अनुसार चलती है। उस प्रजाति की स्वयं की या अप्राकृतिक कारण से वह लुप्त होगी। इसलिए डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है वो एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदर से उत्पत्ति हुई। और मैं इसको उस प्रजाति की व्यक्तिगत या निजी खुरापा समझता हूं। इसको विकासवाद नहीं कह सकते, इसको पतन कहेंगे, पतन कहेंगे, बर्बादी कहेंगे। डार्विन का विकासवाद छल कपट और बदमाशी के अनुसार चलते हुए जैविक संसार को देखता है। यानी डार्विन ये कहते हैं कि इंसानियत या मानवता जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कुछ जंगल है, ये सब कुछ क्या है कि इस प्रकार से है। तो उसमें विनम्रता, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें जैविक संसार जो बात करते हैं उसमें विनम्रता, अनुशासन, शालीनता, उदारवादी दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं है।
प्रकृति जो है वो एक प्रकार से क्या है कि जंगली संघर्ष के अनुसार चलती है और जंगल के नियमानुसार विचार करते हैं, जिसमें जीवन और मृत्यु का, घृणा नफरत का एक बहुत बड़ा रोल पता चलता है। जबकि प्रकृति में शिष्टाचार है, अनुशासन है, दया भी है, प्रेम भी है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जन्म बंदर से नहीं हुआ था और ना ही आगे जाकर के ये प्रजाति विकसित होते हुए बड़ी शारीरिक संरचना प्रजाति में इस तरह से विकसित होकर दर्शाया जाता है कि मनुष्य इतना बड़ा मनुष्य बन गया। वास्तव में तो मनुष्य सिकुड़ता जा रहा है। और अगर आप देखें तो औसत रूप से मनुष्य की जो साइज है वो उसके अस्तित्व के साथ में उसकी सिकुड़ती जा रही है। यानी कि मनुष्य का आकार जो पहले था बड़ा था और बड़ा था, तो मनुष्य का आकार जैसे जैसे पृथ्वी सिकुड़ती जाती है, सभी जैविक प्राणी भी सिकुड़ते जाते हैं, उनका साइज कम होता जाता है। जबकि डार्विन कहते हैं कि इस प्रकार से क्या है कि साइज जो है चिंपांजी से इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मनुष्य और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि मनुष्य का आकार निरंतर घटता जा रहा है, औसत साइज जो है वो घटता जा रहा है। तो इस तरह से हम कहना ये चाहते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अमुक प्रजाति उस प्रजाति से विकसित हुई, हर एक प्रजाति के बारे में ऐसी अब विकासवाद की डार्विन की थ्योरी फिट नहीं बैठती, क्योंकि जैसे जैसे मैं एक बात आपको उदाहरण दूं, गाय है, भैंस है, शेर है, भालू है, गेंडा है, हाथी है, चील है, कबूतर है, तो ये जो प्रजातियां हैं ये आगे विकसित कैसे नहीं हुई और मूल प्रजाति अन्य प्रजातियों में रूपांतरण क्यों नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि बंदर से थोड़ा सा मामूली कहने का मतलब ये है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मूल प्रजाति जो है मनुष्य था और बंदर था और दूसरे प्राणी भी वही थे। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो विकास है वो इस तरह से नहीं हुआ था और इस तरह से मनुष्य आगे जाकर के क्या भगवान बनेगा, क्या मनुष्य बहुत बड़ा एक। तो डार्विन की थ्योरी में बहुत सी विसंगतियां भी है, हो सकता है कहीं डार्विन सही हो, लेकिन कई ऐसी कमियां भी है कि जिसमें चिंपांजी से या चिंपांजी जैसे बंदरों से मनुष्य का विकास हुआ, ऐसा संभव नहीं है। तो इस चर्चा में हम आज की इस कड़ी में हमने जैसा कि पहले कहा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन का कैसे विकास हुआ, तो इस कड़ी में हम ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में हम AI ओपेरिन की जो थ्योरी है, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। और उसमें हम जब नासा के केपलर मिशन के अनुसार अनेक ग्रहों का जो पता चला है, जो नासा के केपलर मिशन के अनुसार अनेक ग्रहों की खोज हुई है, वो इतने ग्रहों की खोज हुई है तो फिर पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल गया। जब पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल गया तो फिर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पृथ्वी पर क्या है कि धीमी गति से क्या है वायुमंडल विकसित हुआ, ओजोन विकसित हुई और इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर क्या है कि केमिकल आपस में रिएक्शन करने लगे और इस तरह से धीमी गति से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व आया। आप जरा थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर हम मान लें कि अंतरिक्ष से जीवन आया तो ब्रह्मांड में इतने अनगिनत प्लैनेट है, क्या उन सभी ग्रहों पर, पृथ्वी जैसे ग्रहों पर, कहने का मतलब पृथ्वी जैसे ग्रहों पर क्या इसी तरह से जीवन आया? ये घोर अतार्किक बात है। पृथ्वी पर जीवन अंतरिक्ष से नहीं आया या अन्य किसी कारण से नहीं हुआ, बल्कि धीमी गति से कन्वर्जन हुआ। और वो कन्वर्जन इस तरह से हुआ कि जैसे क्या है कि आज तक जितने ग्रह खोजे गए हैं वो एक दूसरे में रूपांतरित होते गए। जैसे बृहस्पति का भविष्य क्या है, शनि का भविष्य क्या है, यूरेनस नेपच्यून का भविष्य क्या है, आखिर इनका कोई भविष्य तो होगा। अंततः ये रॉकी ग्रह में जरूर बदलेंगे और इस प्रकार से इनमें इनके भौतिक और रासायनिक बदलाव के साथ साथ जैविक बदलाव भी आएंगे। कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति अनंत काल के लिए बृहस्पति ग्रह नहीं रहेगा, शनि अनंत काल के लिए शनि ग्रह नहीं रहेगा, यूरेनस नेपच्यून भी बदलेंगे। इस प्रकार से धीमी गति से रसायनों का विकास होगा और बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से अंततः जीवन इस रूप में आता है।
और इस रूप में क्यों आता है, इसके पीछे हमारा तर्क ये है, हम ये कारण बताते हैं कि ब्रह्मांड ट्विस्ट होता है, टाइट होता है, और दोलनीय ब्रह्मांड दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करता है। और इस प्रकार से गणितीय रूप में जो हमने ये बताया है कि दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करता है, तो इससे क्या है कि जो ब्लैक होल, तारे उत्पन्न होते हैं, जो ग्रह उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से जो कन्वर्जन से जो आकाशीय पिंड बनते हैं, इस प्रकार से धीमी गति से रासायनिक विकास भी होता है। तो इस चर्चा में, आज की इस चर्चा में मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में जीवन की उत्पत्ति अब तक कहीं जो कहा जाता रहा है इस रूप में नहीं हुई, और ना ही जीवन इस प्रकार से विकसित हुआ। तो हमारे प्लेनेट का जैविक विकास कैसे हुआ, हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर इतने भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षी और वनस्पतियां ऐसे कैसे उत्पन्न हुई और कैसे विकसित हुई, और ये सब क्या है कि एक बहुत लंबी एक प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया, एक सिस्टमेटिक चैन है। और इसी सिस्टमेटिक प्रक्रिया में अंततः हमारे पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ, और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। जो एक बृहस्पति में, तो बृहस्पति को स्थिर थोड़ी है, बृहस्पति कोई कांस्टेंट थोड़ी है, बृहस्पति में बहुत तेजी से रासायनिक बदलाव हो रहे हैं, भौतिक बदलाव हो रहे हैं, उसकी ग्रेविटी में बदलाव हो रहा है, उसके मास में बदलाव हो रहा है, उसके वॉल्यूम में बदलाव हो रहा है, उसके रेडियस में बदलाव हो रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव हो रहा है, और इस प्रकार से धीमी गति से दूसरे ग्रहों में वो बदल रहा है। तो उसका आकार सिकुड़ रहा है। तो इस प्रकार से सिकुड़ते वो अन्य ग्रहों में बदलते बदलते शनि में बदल जाता है, शनि से यूरेनस में बदल जाता है, यूरेनस से नेपच्यून में बदल जाता है, नेपच्यून से सुपर आर्क में बदल जाता है, सुपर आर्क से पृथ्वी में बदल जाता है। इस प्रकार से धीमी गति से रासायनिक यौगिक बनते हैं, और वो बायोकेमिकल इवोल्यूशन जो होता है, और इस प्रकार से धीमी गति से हमारे इस ग्रह पर जीवन का निर्माण होता है, हमारे पृथ्वी ग्रह पर जीवन का सृजन हुआ। और नेबुलर हाइपोथेसिस एक प्रकार की गलत अवधारणा है। इसके द्वारा क्या है कि वास्तव में किसी ग्रह का जन्म नहीं होता, और ना ही आज तक जितने सिद्धांत बताए गए हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति भी इस तरह से नहीं हुई कि थिया नाम का एक मंगल जैसा ग्रह पृथ्वी से टकराया, और इस प्रकार से उससे जो पदार्थ छिटका उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं हुआ था। वास्तव में क्या है कि हम पृथ्वी के जन्म का एक नया तरीका बता रहे हैं, और चंद्रमा के जन्म का भी इसी तरह से तरीका बता रहे हैं कि चंद्रमा भी पहले एक ग्रह अवस्था में था, और चंद्रमा ग्रह से पहले एक गैस जीएंट था, उससे पहले एक तारा था। इस तरह से हम कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सौर मंडल है, पहले भीम का सौर मंडल था, और बड़ा था और बड़ा था। इस प्रकार से ब्रह्मांड में जो तारे हैं, भीम का तारे हैं, उनकी परिक्रमा करते हुए जो ग्रह हैं, उन पे जीवन का निर्माण हो रहा है कहीं पर, और इस प्रकार से धीमी गति से हमारे इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ, जीवन का अस्तित्व आया, जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन का विकास हुआ। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में भाग लिया और आपने इसको सुना ध्यान से। मैं निवेदन करता हूं कि आपके अनेक प्रश्न होंगे, और आपके इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। आप जरूर प्रश्न कीजिए, क्योंकि प्रश्न करने से ही किसी समस्या का समाधान होता है। और जिस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति का ये नया तरीका मैंने बताया है, एक नए दोलनीय ब्रह्मांड के सिद्धांत के आधार पर, कि मैं जो साइक्लिक यूनिवर्स की जो नई थ्योरी दे रहा हूँ, जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की नई थ्योरी दे रहा हूँ, जो पल्सेटिंग यूनिवर्स की, वाइब्रेटिंग यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, कि ब्रह्मांड ट्विस्ट हो रहा है, टाइट हो रहा है, और दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करता है। तो इस प्रकार से जो ब्लैक होल, तारे, ग्रह बनते हैं, तो धीमी गति से कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति होती है, धीमी गति से चेतन जगत का निर्माण होता है, धीमी गति से जीवन का सृजन होता है। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी नीले अद्भुत ग्रह का निर्माण होता है, और इस प्रकार से हमारे चारों ओर जो ये इतना विविधताओं से भरा ये जो जीवन है वो हमारे सामने आता है। आज की चर्चा के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।